पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था ना बाद में। बायनामियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमने बता दिया था। बायनामियल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, उसका मीन और वेरिएंस भी बता दिया, हो गया था ना। अब नेक्स्ट आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो जो था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए है। यदि कोई रैंडम वेरिएबल x है नॉर्मल कोई रैंडम वेरिएबल x है जो कि एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में बस इतना डिफरेंस है कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज होंगी एक इंटरवल में लाई करेंगे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज अलग अलग होंगी, काउंटेबल नंबर्स में होंगी। इसको हम काउंट कर सकते हैं कितनी वैल्यूज है। इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट तक हो सकती है, लेकिन जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज होती हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल में होगा, न कि अलग अलग वैल्यूज होंगी। तो जैसे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो रैंडम वेरिएबल होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है, और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, बल्कि एक नया शब्द आप पाएंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है ना। वहाँ पर था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी से डिफरेंट होता है। उसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, पर यूनिट एरिया में कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये चीज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन करता है। तो यदि इसका फंक्शनल फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। जीरो अदरवाइज, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो फंक्शनल फॉर्म है वो होगा fx, जिसको हम लोग fx से भी डिनोट कर सकते हैं। म्यू और सिग्मा इसके पैरामीटर्स होते हैं, अननोन कांस्टेंट्स होते हैं। तो जनरली जब हम लोग डेंसिटी फंक्शन लिखते हैं तो उसके अंदर हम लोग साथ साथ उसके पैरामीटर्स को भी मेंशन करते हैं। तो म्यू और सिग्मा हमने लिख दिया, दैट इज 1/√2 पाई सिग्मा एंड e के पावर -12 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो म्यू और सिग्मा जो है, म्यू इसका मीन होता है, सिग्मा स्क्वायर इसका वेरिएंस होता है, ठीक है। तो केवल आपको इसका फंक्शनल फॉर्म जानना है।
म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर। नॉर्मल, ठीक है। और इसको हम लोग लिखते हैं यस फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यस इज इक्वल टू म्यू, वेरिएंस ऑफ यस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है ना। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जितनी जानकारी आपको चाहिए वो ये कि जो रैंडम वेरिएबल एक्स है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसका रेंज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होना चाहिए, उसके डेंसिटी का जो फंक्शनल फॉर्म है 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है ना। और तब यदि ऐसा किसी रैंडम वेरिएबल का ये फंक्शनल फॉर्म है तब हम कह सकते हैं कि वह रैंडम वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। एंड वी कैन राइट दैट यस फॉलो, ये जो लिखते हैं दैट विल फॉलो। यह हो गया है आपका नॉर्मल के लिए, फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, इसलिए इसका मीन हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज मीन इज इक्वल टू म्यू, वेरिएंस ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग एक वेरिएंट डिफाइन करते हैं एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। जो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल में उस रैंडम वेरिएबल का मीन सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बन जाता है। दैट मीन्स दैट फॉलोज नॉर्मल विल बी 0 एंड देन z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। तो स्टैंडर्ड वेरिएट बनाने के लिए कोई भी बाइनॉमियल हो, पॉइसन हो, नॉर्मल हो, बाइनॉमियल के जो रैंडम वेरिएबल है बाइनॉमियल वेरिएट है, बाइनॉमियल वेरिएट में से उसके मीन को सब्ट्रैक्ट कर दें, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दें तो स्टैंडर्ड बाइनॉमियल वेरिएट बन जाएगा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में से भी वही चीज़ है, पॉइसन रैंडम वेरिएबल में से उसके मीन को सब्ट्रैक्ट कर दें, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को से डिवाइड कर दें तो वो पॉइसन स्टैंडर्ड पॉइसन वेरिएट बन जाएगा। तो जनरली उसका यूज कम होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का यूज सबसे ज़्यादा होता है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में भी वही है, रैंडम वेरिएबल में से उसके मीन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया, दैट विल बी द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट एंड इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल Z। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। अब इसका एक कर्व होता है, हाँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व सभी लोग जानते होंगे। ये कर्व कहीं भी टच नहीं करता है, इनफाइनाइट तक इधर भी जाता है, इनफाइनाइट तक इधर भी जाता है। ठीक है। ये जो होता है आपका ये होता है, ठीक। और इसका जो एरिया होती है दैट इज 1। इस पूरे कर्व की जो एरिया होगी दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, वही प्रोबेबिलिटी होता है। तो जब प्रोबेबिलिटी जिस किसी कर्व डेंसिटी कर्व का हम प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उस कर्व की हम पूरी एरिया निकाल लें, वही एरिया उसकी प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा। तो ये चीज़
यहाँ जेड होता है जेड इज इक्वल टू 0, यहाँ ये इनफाइनाइट हो गया, यहाँ माइनस इनफाइनाइट। तो ये जेड ऑर्डिनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? जेड ऑर्डिनेट। ठीक है ना? तो ये जो एक्स एक्सिस हम लोग बनाते हैं, तो एक्स एक्सिस ना होकर ये जेड ऑर्डिनेट बनता है, और जेड ऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट। ठीक है? तो जेड की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक वैल्यू करेंगे? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। इट इज ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ठीक है ना? तो और दूसरी चीज, इसकी पूरी एरिया, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी, इस एरिया की पूरी प्रोबेबिलिटी जो होती है या एरिया जो होती है, ये जो होता है आपका एक्स लाई बिटवीन म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच में लाई करती है, और इसकी वैल्यू होती है 0.99273। टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कितनी होगी? 1। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की 1 होगी। ठीक है ना? लेकिन पूरी प्रोबेबिलिटी का इसका 99.73% जो वैल्यू कंजर्व होता है, जो वैल्यू कंसंट्रेटेड होता है, वो म्यू माइनस 3 सिग्मा से लेकर म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच में ही होता है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइज बिटवीन म्यू माइनस 3 सिग्मा टू म्यू प्लस 3 सिग्मा, दैट इज इक्वल टू 0.9973। इसके बियॉन्ड जो प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत माइनर बच गई दोनों साइड में। ठीक है? 0.0027। ठीक। और ये जो वैल्यू बढ़ती है इसकी, इधर इस तरह से बढ़ती है, म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा। उसी तरह यहाँ पर म्यू माइनस सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू माइनस 3 सिग्मा। तो जो इंक्रीज होती है वैल्यूज, जब हम इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं, तो म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा, इधर म्यू माइनस सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू माइनस 3 सिग्मा, और इसकी टोटल कंसंट्रेटेड प्रोबेबिलिटी होती है 0.9927। इतनी चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। ठीक है ना? जेड ऑर्डिनेट का इसलिए हमने यहाँ पर जिक्र किया, क्योंकि जब हम लोग टेस्टिंग पढ़ते हैं, तो टेस्टिंग में हम लोग देखते हैं, जो टेबल से वैल्यू देखते हैं, वो जेड ऑर्डिनेट की वैल्यू देखते हैं, और नहीं होता है। तो वहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनाते हैं। पहले कोई वेरिएट होता है, उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद टेबल से उसका कंपैरिजन करते हैं, टेबुलेटेड वैल्यू प्लस कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है? आगे आएगा, इसमें बताएंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया इतना, इतनी ही चीज़ें जानकारी रखनी है। मीन होता है म्यू, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। म्यू और वेरिएंस दोनों इसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं। एक्स रैंडम वेरिएबल है, या एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। इसका जो शेप होता है वेल शेप्ड होता है, और ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो मीन, मीडियन, मोड तीनों इसका मीन होता है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? मीन और मीडियन और मोड तीनों कोइंसाइड करते हैं, तीनों बराबर होते हैं। तो जो इसका जो ये पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, यही मीन भी होगा, यही मीडियन भी होगा, और यही मोड भी। ठीक है? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनाना है, तो रैंडम वेरिएबल में से उसके मीन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बन गया। और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जो है वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, एंड वी कैन राइट एफ जेड इज इक्वल टू 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर, बस इसका जो डेंसिटी फंक्शन होता है ये होता है, और जेड की वैल्यू लाई करेगी
प्लस इनफाइनाइट से माइनस, ये चीज। हाँ, जेड का स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हो गया, वो नॉर्मल वेरिएट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन जिसका 0 हो गया, देखिए जेड माइनस 0 अपॉन वेरिएंस 1, जेड माइनस 0 अपॉन 1, दैट मीन जेड स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन रूट 2 पाई सिग्मा 1 है, तो 1 केवल क्या बचेगा, 1 अपॉन रूट 2। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का जो फंक्शनल फॉर्म है वो होगा 1 अपॉन रूट 2 पाई ई की पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर, जहाँ पर जेड की वैल्यू लाई करेगी माइनस इनफाइनाइट से। और इसको जब हम लोग लिखते हैं तो कहते हैं जेड फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 वेरिएंस 1। जिसमें मीन 0 हो जाए, वेरिएंस 1 हो जाए, ठीक है ना, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता हो, तो उसी को हम कहेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी वेरिएट को स्टैंडर्ड वेरिएट बनाना है तो हमें उसके मीन को सब्ट्रैक्ट करके स्टैंडर्ड डिवीजन से डिवाइड करना है, ठीक। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बस इतना ही डिस्क्रिप्शन आपके लिए काफ़ी है। आपके एग्जाम के लिए जो आएगा या आते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी, कुछ डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी। तो प्रॉपर्टीज में आपका यही है कि ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में लाई करता है और इसका कर्व जो होता है वेल शेप्ड होता है। इसकी प्रोबेबिलिटी म्यू माइनस 3 सिग्मा से लेकर म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच में 99.73 होती है, उसके बाहर 0.0027% होती है। और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट आपका इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। कुछ पूछना है? 99.73 लिखा है क्या सर, वो क्या लिखा है? 99.73 जब परसेंटेज में करेंगे तो 99.73% प्रोबेबिलिटी इसी एरिया के बीच में होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। आपके 5 डिस्ट्रीब्यूशन हैं आपके सिलेबस में, बाइनॉमियल, पॉइसन, नॉर्मल, यूनिफॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल, ये 5 डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 5 डिस्ट्रीब्यूशन का आपको करना क्या है, सबका प्रोबेबिलिटी या तो कंटिन्यूअस है तो पीडीएफ आपको उसका फंक्शनल फॉर्म जानना है, उसका मीन जानना है, उसका वेरिएंस जानना है। और यदि दो आपके हैं डिस्क्रीट 2 डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कौन से, बाइनॉमियल और पॉइसन, उसका मीन हमने बता दिया है। बाइनॉमियल का होता है एनपी, वेरिएंस होता है एनपी क्यू, और पॉइसन में होता है मीन लेमडा और वेरिएंस भी लेमडा होता है, ठीक है ना। तो जब भी कुछ इनके बारे में पूछा जाएगा तो जनरली ये एक्सपेक्टेड होता है कि आपसे वो फंक्शनल फॉर्म पूछेंगे। ये पूछ सकते हैं कि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन है या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपको आना चाहिए। बाकी और ज़्यादा चीज़ें उसमें नहीं पूछ सकते। देखिए कहीं बैठ गई। Uniform
फॉलो। इसी को रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जब भी कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखते हैं, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। डिस्क्रीट के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। पता चला कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहे हो, आप बार बार कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी नहीं, दैट इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है। उस फंक्शन को जिस रेंज में प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस रेंज में हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तब प्रोबेबिलिटी हमें मिलती है। ठीक, तो जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यदि कोई रैंडम वेरिएबल एक्स है जो कि कंटिन्यूअस है और यदि वो उसका फंक्शनल फॉर्म ये है 1/β माइनस अल्फा, और तब हम कहते हैं कि एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, और उसको हम लोग लिखते हैं एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा इसके पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है ना, अल्फा और बीटा इसके पैरामीटर्स कहलाएंगे, और ये होता है 1/β माइनस अल्फा, और एक्स लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ये नोटेशनल फॉर्म है। अल्फा और बीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है। थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू थीटा माइनस हाफ भी हो सकता है, बीटा इक्वल टू थीटा प्लस हाफ भी हो सकता है। ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, बीटा की वैल्यू थीटा भी हो सकता है। देखिए थीटा माइनस हाफ थीटा प्लस हाफ होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए एफ एक्स, बीटा की वैल्यू थीटा प्लस हाफ ले लें, माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस हाफ, कितना हो गया, ये हो गया आपका यस थीटा माइनस हाफ थीटा प्लस हाफ। कितनी वैल्यू हो गई, 1, दैट इज 1। ठीक है ना, थीटा माइनस हाफ और एक्स थीटा प्लस हाफ। अब यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ कुछ नहीं आया, सिंपली 1 आया, 0 नहीं होगा, 0 इसके अलावा होगा, अदरवाइज में आता है 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस केस में पैरामीटर क्या होगा, इस केस में पैरामीटर थीटा माइनस हाफ, तो माइनस हाफ जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज है, और जब भी पैरामीटर की बात करते हैं तो अननोन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू नोन नहीं होती है, तो इसमें हाफ हाफ जो नोन है, केवल थीटा अननोन है, तो थीटा यहाँ पर पैरामीटर हो जाएगा। ठीक, यदि हम यहाँ पर लिखें यस 0 to b, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो आएगा यहाँ पर इसी फॉर्म में आप उसको लिखें।
बीटा माइनस अल्फा, जो भी आप अल्फा की जगह रख दीजिए, जो भी बीटा की जगह रख दीजिए, लेकिन उसमें 1 बीटा माइनस अल्फा करेंगे, जो अननोन कॉन्स्टेंट्स होगा वही पैरामीटर, ठीक है ना। बाकी सब में तो पैरामीटर फिक्स थे। बाइनॉमियल में NP था, पॉइजन में लेम्डा था, नॉर्मल में म्यू और सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पर अल्फा और बीटा की जो भी वैल्यूज लेंगे उसके हिसाब से पैरामीटर डिसाइड। यदि A और B ले लिया तो A और B पैरामीटर हो गया, ठीक है। याद रहेगा ना इतनी चीज़ें, मतलब यूनिफॉर्म के लिए यही चीज़ें हैं। तो इसके पैरामीटर, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन यदि पैदा करना होगा ना, सवाल दिया जाएगा तो यही दे देगा कि इसके पैरामीटर बताइए कौन से, ठीक है ना। तो बहुत से लोग नहीं अल्फा बीटा का रटे हुए तो अल्फा बीटा बता देंगे, अल्फा बीटा नहीं होगा, वो तो एक नोटेशनल फॉर्म है। जो भी अल्फा की जगह आएगा, जो भी बीटा की जगह पे आएगा, यदि एक ही वैल्यू आते थीटा माइनस थीटा प्लस हाफ आया है तो थीटा ही केवल अननोन है, तो वहाँ पर हम कहेंगे थीटा पैरामीटर है। अल्फा की वैल्यू यदि 0 हो जाए, बीटा की वैल्यू यदि 1 वो B हो जाए तो बीटा B पैरामीटर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। अब इसका मीन, अल्फा की वैल्यू जो भी हो उन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी द मीन ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब वेरिएंस बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर, दैट इज वेरिएंस। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 12, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, दैट इज द वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x विच फॉलोज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। x रैंडम वेरिएबल का मीन और वेरिएंस ये हैं जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल फॉर्म हो गया, उसके पैरामीटर्स हो गए, उसका मीन हो गया, उसका वेरिएंस, इतनी चीज़ें जानिए। एक चीज़ें हमेशा जानिए, जब भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा, उसका फंक्शनल फॉर्म लिखना है तो x का आप रेंज जरूर लिखेंगे। यदि x का रेंज आपने नहीं लिखा तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जैसे बाइनॉमियल में रेंज क्या था, x की वैल्यूज 0, 1, 2, 3 अप टू n, यही था ना। बाइनॉमियल में यही होता है। तो नंबर ऑफ सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी होती है n ट्रायल में, तो 0 सक्सेस हो सकता है, 1 सक्सेस हो सकता है, 2 सक्सेस हो सकता है या n सक्सेस हो सकता है। तो x की वैल्यूज वेरीज करते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू n। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वही n जो है इनफाइनाइट्स हो जाता है, ठीक है। तो x उसकी वैल्यूज वेरी करती हैं 0, 1, 2, 3 अप टू n, सॉरी इनफाइनाइट। और नॉर्मल में क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में लाई करता है। उसी तरह यूनिफॉर्म में अल्फा से बीटा के बीच में लाई करता है, और उसका मीन होता है अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और वेरिएंस होता है बीटा माइनस अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर बाई 12, ठीक। अब इसी तरह एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आपको और बताया गया है। इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। इन चीज़ों में यदि पूछ दिया या गड़बड़ हुई तो भाई तब तो आपका नंबर कटेगा। 5 ही डिस्ट्रीब्यूशन है, 5 का फंक्शनल फॉर्म रखिए, मीन वेरिएंस रखिए, पैरामीटर से आता है। और स्टैंडर्ड वेरिएट बनाना है तो कैसे बनाना है।
रेडियस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय e की पावर माइनस थीटा एक्स 0 to infinite 0 अदरवाइज ये थीटा e की पावर माइनस थीटा एक्स, थीटा इसका पैरामीटर हो गया और x रैंडम वेरिएबल है जिसका रेंज है 0 से इनफाइनाइट। ये मीन इसका होता है वन अपॉन थीटा, वेरिएंस होता है 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। ठीक है ना। कभी कभी यही चीज इसमें दिया गया होता है, इसको नेगेटिव एक्सपोनेंशियल कहते हैं, कभी कभी एक्सपोनेंशियल पे भी इसको दे देते हैं माइनस एक्स अपॉन थीटा और यहाँ हो जाता है थीटा और एक्स लाइक 0 टू थीटा और 0 अदरवाइज। Then expected value of x is equal to 1 upon theta, variance of x is equal to 1 upon theta square। सेम ठीक है ना, वहाँ 1 upon theta है, 1 upon theta इसका रेसिप्रोकल, सॉरी यहाँ 1 upon theta है तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा रेसिप्रोकल और ये थीटा स्क्वायर रेसिप्रोकल होगा। थीटा है e की पावर माइनस एक्स, थीटा है सीधा सीधा तो रेसिप्रोकल उसका मीन हो जाएगा 1 अपॉन थीटा, वेरिएंस हो जाएगा 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। और यदि माइनस एक्स अपॉन थीटा 1 अपॉन थीटा के फॉर्म में दिया है तो क्या हो जाएगा थीटा मीन हो जाएगा और वेरिएंस थीटा स्क्वायर। ठीक है, पांचों डिस्ट्रीब्यूशन याद रहेंगे। फंक्शनल फॉर्म मोटी मोटी चीज़ बता रहे हैं, क्या आपको याद रखना है, फंक्शनल फॉर्म, उसका रेंज, उसका मीन, उसका वैल्यू, पैरामीटर्स कौन कौन है, ये बस ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। कई जगह रिसर्च में आपके यूज भी होंगे। मेनली जो डिस्ट्रीब्यूशन बताए गए हैं उन डिस्ट्रीब्यूशन को बताने का केवल और केवल यही मकसद है कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में वो डिस्ट्रीब्यूशन यूज किए जाते हैं, इसलिए उन डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस क्या चीज़ है, सबसे पहले तो हम जानें इसको कि भाई क्या है क्या। तो एक जो स्टेटमेंट आपका होता है, ये स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज एन एजर्शन और कंजेक्चर। एजर्शन का मतलब स्टेटमेंट जो जोर देकर कहा गया हो, कंजेक्चर का मतलब है अनुमान अबाउट ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। एक रैंडम वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो आपने स्टेटमेंट दिया, ठीक है ना, या जो अनुमान लगाया, उस स्टेटमेंट या उस अनुमान को ही हम लोग कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है ना। तो सिंपली दो बातें आई कि हाइपोथेसिस किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो मोटे तौर पे समझिए वो डिस्ट्रीब्यूशन का भी नहीं होता है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर के बारे में जो हाइपोथेसिस हम लोग लेते हैं, मानते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब है जो हमारी परिकल्पना है, जो हमारा सपोजिशन है, जो हमारा स्टेटमेंट है या अनुमान है कि ऐसा होगा।
ठीक है ना, उस स्टेटमेंट या उस अनुमान या उस सपोजिशन को जब हम एक फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस के फॉर्म में, तो वही हमारा कहलाता है हाइपोथेसिस। अब फॉर्मुलेट करने का मतलब है कि उसके हम दो पार्ट डिसाइड करते हैं, दो पार्ट में लिखते हैं। दो पार्ट में एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है ना। तो नल हाइपोथेसिस को हम लोग H0 से डिनोट करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम लोग H1 से। तो नल हाइपोथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा अनुमान या स्टेटमेंट या सपोजिशन है उसको लिखते हैं, ठीक। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होगा, यदि वो सही नहीं है तो अल्टरनेटिव क्या होगा, दैट विल बी द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है ना। यदि वो सही नहीं है तो अल्टरनेटिव क्या सही होगा, वही चीज़ हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लिखते हैं। तो दो पार्ट जरूरी है। हमारी पहली बात यदि गलत ठहरा दी गई तो सही कौन सा होगा, जो सही होगा वो फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिव में लेते हैं। तो जो हाइपोथेसिस या सपोजिशन है वो हम लोग केवल मानते हैं किसमें, नल हाइपोथेसिस। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसके बदले में यदि वो सही नहीं होगा तब उसके बदले में कौन होगा सही, ये चीज़ लिया जाता है। जैसे मान लिया जाए पैरामीटर आपका ये एक्सपोनेंशियल है थीटा, मान लिया कि इस थीटा की वैल्यू एक गिवन वैल्यू है थीटा नॉट, क्या है, थीटा नॉट दे दिया गया, अनुमान लगा के दे दिया गया है, आप अपने से बना लिया, ये है भाई। अब उसके बारे में फिर अल्टरनेटिव जनरेट करना बताना पड़ेगा कि यदि ये नहीं सही है तो कौन सा सही होगा। तब हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 या थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा 1। थीटा 1 इज ए पर्टिकुलर वैल्यू, एक गिवन वैल्यू है, थीटा नॉट भी गिवन वैल्यू है। तो ये वैल्यू यदि आपकी थीटा के बराबर नहीं है तो ये वैल्यू है, ये अल्टरनेटिव में हम लोग फ्रेम करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है ना। और या तो दूसरी चीज़ हो गई कि भाई थीटा नॉट के बराबर नहीं है, अल्टरनेटिव हो गया कि ये इससे बड़ा हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है। तो ये हमारी जो हाइपोथेसिस बनेगी वो कहाँ जाएगा, अल्टरनेटिव। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस हमारी केवल और केवल पैरामीटर्स के लिए होती है, चाहे नॉर्मल का करो, चाहे एक्सपोनेंशियल का करो, चाहे आपका बायनॉमियल का, चाहे पॉइसन का, चाहे आपका यूनिफॉर्म, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि हम लोग हाइपोथेसिस पढ़ते तो हैं, लेकिन ये हम मानते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन, पर्टिकुलर जो है पॉपुलेशन, ये पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। जैसे मान लिया कि कोई एक सैंपल हम ले रहे हैं और सैंपल जिस पॉपुलेशन से ले रहे हैं वह पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर कौन कौन से, म्यू और सिग्मा स्क्वायर। तो म्यू के बारे में यदि हाइपोथेसिस बना दी गई, म्यू कहा गया कि म्यू की वैल्यू इस म्यू नॉट के बराबर है, तो यही हमें टेस्ट करना होगा कि वास्तव में जो कहा गया है वह सही है कि नहीं, और सही नहीं है तो दूसरा कौन सा सही है, ठीक है। तो ये हो सकता है अल्टरनेटिव म्यू नॉट या म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है। अब इसके साथ साथ अब आता है कि सिग्मा स्क्वायर गिवन। तो हाइपोथेसिस जब हम फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, तो उसको दो पार्ट में, एक नल हाइपोथेसिस लेते हैं, जो भी हम अनुमान लगाते हैं, स्टेटमेंट जो भी हमारा है, एक नल का होता है और एक अल्टरनेटिव, ठीक है ना। और कोई भी हाइपोथेसिस उसको फिर दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक सिंपल हाइपोथेसिस और एक दूसरा होता है कंपोजिट हाइपोथेसिस। बहुत उसके डिटेल में नहीं जाना है। सिंपल का मतलब होता है कि जो पैरामीटर टेस्ट करना है
और जिस डिस्ट्रीब्यूशन से पैरामीटर वो है वह डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली स्पेसिफाई होना चाहिए। जैसे नॉर्मल का हमने लिया, ये टेस्ट करना है म्यू, तो कंप्लीटली स्पेसिफाइड तभी माना जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन जब सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू भी दी गई हो। म्यू की तो नल हाइपोथेसिस में म्यू नॉट दे दिया गया न्यूमेरिकल वैल्यू, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू भी यदि मालूम हो जाए तो उस फंक्शनल फॉर्म में यक्स की वैल्यू रखेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट आ जाएगी। रूट 2 पाई मालूम हो गया, सिग्मा स्क्वायर मालूम हो जाए, यक्स की वैल्यू कोई भी हम रखें माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में, म्यू और सिग्मा मालूम है तो वैल्यू कैलकुलेट होकर फाइंड आउट हो जाएगी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू ये होगी। तो उसी केस को हम लोग कहते हैं कि कंप्लीटली स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपका ले लिया जाए बाइनामियल, बाइनामियल में दो पैरामीटर्स हैं एन और पी, पी की जगह हम थीटा मान लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो ये अननोन पैरामीटर्स हैं, इसी को टेस्ट करेंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली स्पेसिफाइड तभी कहा जाएगा जब एन नंबर ऑफ ट्रायल भी मालूम हो, तब हम कहेंगे वह हाइपोथेसिस सिंपल हाइपोथेसिस है। क्या है? सिंपल हाइपोथेसिस है। और अदरवाइज यदि पूरे पैरामीटर्स नोन नहीं हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं, एक पैरामीटर नल में दे दिया जाएगा वैल्यू, और दो पैरामीटर हैं तो यदि उसकी वैल्यू भी गिवन है तब हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली स्पेसिफाइड हो गया और हाइपोथेसिस आपकी सिंपल हो गई। ठीक है ना? तो सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस, सिंपल वर्सेस कंपोजिट, लेकिन आपको उसमें भी नहीं जाना, केवल सिंपल हाइपोथेसिस आप जानना है। ठीक है? ये तो हो गया हमारी हाइपोथेसिस कि कैसे हम हाइपोथेसिस हम जो भी मानते हैं उसको इस तरह से लिखते हैं। एक पार्ट बनाते हैं नल हाइपोथेसिस, दूसरा पार्ट बनाते हैं अल्टरनेटिव। ठीक है ना? समझ में आ गया ना ये चीज़ें? नल को डिनोट करते हैं H0 से और अल्टरनेटिव को डिनोट करते हैं H1 से। अब बात आती है कि अब इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है। यही होता है ना, हम तो क्या करते हैं, हाइपोथेसिस कोई भी ले लीजिए, जैसे हमने मान लिया कि जितने स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स जो है परफॉर्मेंस आपका 90% है, एवरेज मार्क्स 90% है, तो ये हमारा क्या है, सपोजिशन। मीन जो है वो हो गया, मान लिया म्यू की वैल्यू 90। अब क्या करेंगे, इस पूरे पॉपुलेशन से सैंपल जनरेट करेंगे। क्या करेंगे? सैंपल जनरेट करेंगे। ये तो मान लीजिए 50 लोगों या 100 लोगों इतने ही पॉपुलेशन है, यदि जहाँ पर 50,000 है, 1 लाख है, तो वहाँ बिना सैंपल का तो काम चल नहीं सकता, सबकी वैल्यू तो हम ले नहीं सकते। तो हम लोग फिर सैंपल जनरेट करते हैं, सैंपल के आधार पर फिर डिसाइड करते हैं कि जो बात कही गई है पॉपुलेशन के बारे में, सैंपल के बेसिस पर वह निष्कर्ष निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है? तो मान लिया जाए जैसे पॉपुलेशन मीन कह दिया गया, हम जैसे आपके बारे में करें 90 है, तो अब सैंपल जब भी लेंगे तो सैंपल के हिसाब से फिर हम देखेंगे सैंपल में जो यूनिट्स हैं, जितने भी लोग सिलेक्ट होंगे उनके मार्क्स देखेंगे, किसी का 80% आएगा, किसी का 75% आएगा, किसी का 95% आएगा, किसी का 98% आएगा, एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज वैल्यू 90 के आसपास हो सकती है, 90 से एबव हो सकती है, 90 से कम भी हो सकता है, 90 के बराबर भी हो सकता है, होगा ना? तो 90 के एबव हो जाएगा तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़ी हो गई, 90 से कम हो गया तो हम नहीं कह सकते कि ये 90 नहीं है, जो दिया गया हाइपोथेसिस गलत है, ये इस पर निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अब एक क्राइटेरिया बनाया जाता है, सेट ऑफ रूल्स, दैट इज नोन एज द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। उस सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से हम पूरे जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, उन पॉसिबिलिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जितनी पॉसिबिलिटीज हैं उन पॉसिबिलिटीज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्टीशन करते हैं।
और पार्टीशन का क्या करते हैं, एक को कहते हैं रिजेक्शन रीजन, दूसरे को कहते हैं एक्सेप्टेंस रीजन। एक को क्या बोलेंगे, रिजेक्शन रीजन, और दूसरे को बोलेंगे एक्सेप्टेंस रीजन। इसी को हम लोग क्रिटिकल रीजन भी बोलते हैं। या रिजेक्शन रीजन। और इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। ठीक है ना। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ए सेट ऑफ रूल्स बाय विच वी डिसाइड द हाइपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड। जो हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस है वो वास्तव में रिजेक्ट होना चाहिए या एक्सेप्ट होना चाहिए। एक्सेप्ट कब होगा, जब हमारे हिसाब से सही होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, और जब हमारे हिसाब से गलत होगा तो रिजेक्ट करेंगे। तो हमारा उसमें कोई अपना पर्सनल व्यू नहीं चलता है। हम एक रूल बनाते हैं, भाई ये रूल बना दिया कि भाई देखिए वैल्यू इधर आएगी, इस पॉइंट से इधर आएगी तो रिजेक्ट कर देंगे, इस पॉइंट से इधर आएगी तो एक्सेप्ट कर देंगे। तो जिस पॉइंट के बाद जो रीजन बनता है रिजेक्ट जहाँ पर करते हैं, उसीलिए उसको नाम देते हैं रिजेक्शन रीजन, और इसको नाम देते हैं एक्सेप्टेंस रीजन। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में सबसे पहला काम है कि पूरे रूल के हिसाब से हम पूरे जो पॉसिबिलिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि भाई इधर आई वैल्यू तो रिजेक्ट हो गई, इधर आई वैल्यू तो एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, किसके बेसिस पर, सैंपल के बेसिस। सैंपल के बेसिस पर हम कह रहे हैं, सभी की वैल्यू लेकर नहीं कह रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है। तो सैंपल के बेसिस पर जो हमने रूल फ्रेम किया उसके हिसाब से एक्सेप्ट या रिजेक्ट हुआ, तो दो पॉसिबिलिटीज है कि वास्तव में वो सही है जम्सन, सपोजिशन या हाइपोथेसिस, लेकिन हमारे रूल के हिसाब से रिजेक्ट हो गया, गलत हो गया, तो उसको कहते हैं एरर, दैट इज फर्स्ट काइंड ऑफ एरर। और एक होगा कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, वास्तव में वो गलत था। ठीक है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से वो गलत था, लेकिन वास्तव में वो एक्सेप्ट हो गया जो हमने रूल बनाया, तो वो कहा जाता है सेकेंड काइंड ऑफ एरर। ठीक है ना, समझ गए ना कि जब करेंगे ये रूल बनाएंगे तो रूल में गलती होने की संभावना होगी, सही होते हुए भी उसको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, और गलत होते हुए भी उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। जैसे कोई कंपनी, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी दवा बनाई और कहे कि भाई इससे फला टीबी के मरीज जो है 90% मरीज क्योर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो उनका क्लेम है, यही क्लेम उनकी हाइपोथेसिस हो गई। अब वो नल में हमने कर दिया कि भाई 90% इनकी प्रोबेबिलिटी है, 0.90 प्रोबेबिलिटी है कि क्योर हो जाएंगे। अब ये बायनामियल का केस बन जाएगा, बायनामियल में सक्सेस और फेल्योर होता है। तो पॉपुलेशन हो गया बायनामियल, थीटा की वैल्यू हो गई 0.90, और दूसरा अल्टरनेटिव मान लिया कि थीटा इज लेस देन 0.90। जो आप 90% कह रहे हो, हम कह रहे हैं उससे कम हो रहा है, अल्टरनेटिव। ठीक है ना, हमने जो रूल बनाया, पहले सैंपल लेंगे। सैंपल क्या करेंगे, सैंपल तो मरीजों पर ही दवा टेस्ट किया जाएगा। मान लिया 100 मरीजों पर हमने दवा टेस्ट की, और टेस्ट करने के बाद हमने जो रूल बनाया उस रूल के हिसाब से वो रिजेक्ट हो गई, और कह दिया कि नहीं, आपका जो क्लेम है वो गलत है, 90% मरीज क्योर नहीं होते। ठीक है, जबकि वास्तव में क्या है कि लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में करने पर, हमने मान लिया 100 लोगों का लिया, 50 लोगों का लिया, वही यदि 1000 या 2000 लोगों पर जब टेस्ट किया गया या पूरे पॉपुलेशन में, तो ये पाया गया कि नहीं, ये 90% मरीज उससे क्योर होते हैं। तो क्या होगा, सैंपल के बेसिस पर जो निष्कर्ष निकला वो हमारा कंक्लूजन गलत हो गया, हुआ ना, तो उसको हम रिजेक्ट कर दिए। तो ये जो एरर बनेगा दैट इज नोन एज द फर्स्ट काइंड ऑफ एरर। ठीक है ना। अब उसके बाद आप लोग खुद नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे, सब लाइफ साइंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ा है ना।
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सभी लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, थोड़ा थोड़ा बहुत बीच बीच में कहीं ना कहीं आया होगा। ये क्या होता है? ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है इसी फर्स्ट काइंड ऑफ एरर के लिए है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर। फर्स्ट काइंड ऑफ एरर, जो फर्स्ट काइंड ऑफ एरर है उसके कमिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वही आपकी कहलाती है अल्फा, या उसी को कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग ए टाइप 2 एरर दैट इज नोन एज बीटा। अल्फा और बीटा 2 एरर होते हैं। ठीक है ना। तो मोटे तौर पे समझिए कि अल्फा ही क्यों लेते हैं, दूसरा भी एरर है। अल्फा बताया ना, अल्फा इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर या फर्स्ट काइंड ऑफ एरर, कि गलती करने की प्रोबेबिलिटी है। और दूसरे तरह की जो एरर है, दूसरे तरह की जो गलती करते हैं उसके कमिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको डिनोट करते हैं बीटा। लेकिन ये देखा क्या गया कि हमें क्या करना हो, जब टेस्टिंग करें तो यही तो हमारा एम होगा कि भाई अल्फा भी कम से कम हो, बीटा भी, हमारे एरर दोनों तरह के एरर कम से कम आए। लेकिन ये देखा गया कि एक एरर को यदि हम मिनिमाइज करते हैं तो दूसरा एरर बढ़ जाता है। तो दूसरा एरर बढ़ जाता है तो हम दोनों को साइमल्टेनियसली मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो ये माना गया कि जो अल्फा है, जो फर्स्ट काइंड ऑफ एरर है, वो ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए उसको फिक्स कर दो पहले से, इससे ज़्यादा ना। ठीक है ना। तो अल्फा जो है पहले से फिक्स कर दिया गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तब हम जब टेस्ट करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि बीटा की वैल्यू मिनिमम आए, लेकिन आपको उतना वो सब नहीं करना है। अब यदि एक लेमैन को समझाना हो तो कैसे आप समझाओगे कि अल्फा है क्या? अल्फा यही चीज़ है कि पहले से हम मान के चल रहे हैं कि 100 केसेस में से 5 केसेस भाई देखो गलत हो सकते हैं। ठीक है ना। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहने का मतलब ये होता है कि 100 केस है, 100 में से 5% केस में हमारी गलती होगी। जो हम वैल्यू बताएंगे उसमें 5% इधर उधर होगा। ठीक है। 1% हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि 99% सही होगा, 1% गलत होने का पहले से मान के चल रहे हैं कि भाई ये मोटे तौर पे मानिए कि 100 में 5 गलती 5% पे हो गया, 100 में 1 गलती होगी। हम जब भी कंक्लूजन निकालेंगे तो 100 में 1 गलती होने की संभावना है, तो वो 1% हो गया, 5% हो गया, 10%। तो जनरली हम 1%, 5% और 10% के लिए निकालते हैं। तो 1% जब आप कहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि 99% हमारा सही होगा। 5% कहते हैं तो 5% ही गलत होगा। 10% की बात करें तो हम गलत पहले से उतना मार्जिन देते हैं कि 10% केस में हमारी गलती हो सकती है। ठीक है ना। अब ये यदि नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है, टाइम देखते रहिए, हो गया उसके बाद समझ नहीं आया। यदि पॉपुलेशन नॉर्मल है, ठीक है ना, तो नॉर्मल पॉपुलेशन में जो रिजेक्शन रीजन बनता है, रिजेक्ट करते हैं, तो या तो 2 साइडेड रिजेक्शन रीजन होगा या तो 1 साइडेड होगा। यही आपका ये होता है रिजेक्शन रीजन। ये α/2 इधर होता है, α/2 इधर होता है। और ये जो बीच की वैल्यू होती है वो क्या होती है? एक्सेप्टेंस। इसके इधर वैल्यू आएगी, रिजेक्ट कर देंगे, इसके इधर वैल्यू आएगी, रिजेक्ट कर देंगे। और ये जो पॉइंट माना गया, ये जो पॉइंट इसमें बताया गया, इसी को हम लोग कहते हैं Z α/2। तो जब आप टेबुलेटेड वैल्यू देखते हैं टेबल से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का,
तो वही जेड अल्फा बाई 2 देखते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर 2 टेल्ड के लिए देखते तो वो जेड अल्फा बाई 2, इधर क्या होती है माइनस जेड अल्फा बाई 2। तो एक कैलकुलेटेड जो हम जेड कैलकुलेट करते हैं और एक होती है टेबुलेटेड, ठीक है ना। तो जो हम क्राइटेरिया बनाते हैं रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के लिए, उसके बाद दूसरा काम हमारा होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक डिसाइड करना कि कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक को अप्लाई होगा। स्टैटिस्टिक का मतलब होता है जो भी आप सैंपल लिए हैं उसका कोई भी नोन फंक्शन दैट इज डिफाइंड एज ए स्टैटिस्टिक। यस नहीं लगता है। एक नोन वैल्यू का, नोन ऑब्जर्वेशंस का कोई भी फंक्शन आप बनाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक। और जब टेस्ट के लिए यूज किया जाएगा तो उसको नाम देंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो उसी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो वो कैलकुलेटेड वैल्यू हो जाती है, और उसी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू टेबल से देखते हैं तो वो टेबुलेटेड वैल्यू हो जाती है। तो टेबल से और कैलकुलेटेड दोनों को कंपेयर करते हैं। यदि ग्रेटर आती है तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, लेस आती है तो एक्सेप्ट। तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि लेस आएगा तो एक्सेप्टेंस रीजन में है, एक्सेप्ट कर लिया, हाइपोथेसिस सही है। ग्रेटर आया तो रिजेक्ट कर दिया क्योंकि रिजेक्शन रीजन में लाएगा, ठीक है ना। बस इतना रहने दे, नेक्स्ट में और आपको, क्योंकि ये हाइपोथेसिस काम की चीज़ है, यही आपको ज़्यादा इसी के लिए 5 डिस्ट्रीब्यूशन बताया और कोई नहीं कारण है, उसी के लिए बताया गया। क्या टाइम हो गया? ज़्यादा हो गया है। 2:25 पे शुरू भी किया।